रिकॉर्डिंग का मैसेज जाने से मुझे थोड़ा कंफर्म करना। ओके होएगा सर। ओके ठीक है सर। अच्छा सर देखो, जीएसटी क्लास ना, यस सर जीएसटी क्लास, तभी तो हम लोग शाम को थर्सडे मिलते हैं जीएसटी पढ़ने के लिए। तो सर जीएसटी में आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग काफी दिनों से एक पर्टिकुलर डिस्कशंस कर रहे थे, जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ सर्विस, है ना सर? टाइम प्लेस याद आ रहा है आप लोगों को? वैल्यू, टाइम प्लेस एंड वैल्यू याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तथा मने पड़ছে? हाँ सर शेष हो गए। हाँ ऑलमोस्ट, काफी डिटेल्स में पढ़े। अभी क्या डिस्कस करेंगे? आज पढ़ेंगे सर इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। द मोस्ट मोस्ट वाइटल पॉइंट बोल सकते हो आप। मतलब ऐसे देखो, जीएसटी का सभी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में इसी को लेके ज्यादा लोग ना दिमाग खराब करता है। जो लोग जीएसटी का काम करते हैं, मतलब जिनका बिजनेस है उनको अगर किसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा चिंता है ना जीएसटी में, वो है आईटीसी। मतलब दिमाग उनका हमेशा चलता है कि कितना आईटीसी है, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं कि मिलेगा, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करे जीएसटी का, मतलब आईटीसी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, जीएसटी का जो आईटीसी का क्लेम है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके आप उसको समझ पाओगे। तो आज मैं वही आईटीसी आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, इसको जीएसटी किस तरह से हैंडल करते हैं, और इसके ऊपर डिपेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो मतलब पैटर्न है, जीएसटी पोर्टल के थ्रू से भी होता है। तो किस तरह से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिसाब किताब होता है, वही हिसाब किताब के बारे में मैं आप लोगों को बात करूंगा। बाकी जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न फाइलिंग का काम करोगे, वो तो बस सॉफ्टवेयर का खेल है, वहां पर जाके पुट करने से ही बात बन जाएगा। लेकिन पुट तो कर लोगे, बट क्या हिसाब होगा, मतलब हिसाब किताब क्या होगा, एज ए जीएसटी कंसल्टेंट, एक जीएसटी एक्सपर्ट होने के नाते आपको आईटीसी को कैसे कैलकुलेट करना है, आईटीसी का हिसाब कैसे रखना है, उसी में हम लोग मेन फोकस करेंगे। दैट इज आवर मेन मोटो एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम लोगों को जानना जरूरी है। एज ए लॉयर भी बहुत लोग काम करते हैं, तो जीएसटी एक्सपर्ट के हिसाब से आपको आईटीसी का हिसाब बहुत अच्छे से आना चाहिए, और बहुत अच्छे से आपको आईटीसी समझना भी चाहिए। तो चले पहले, चलो सर हम लोग पहले इंट्रोडक्शन तो देख लें कि ये जीएसटी का जो आईटीसी सिस्टम है ये है क्या, कैसे काम करते हैं। तो मैं स्क्रीन पहले शेयर कर लूं आप लोगों से। सर स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। हाँ सर। ओके सर ठीक है। तो ये व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, व्हाट इज इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मतलब क्या बताऊं सर, जितना बोलूं कम पड़ जाए, इनपुट क्रेडिट के बारे में जितना कम बोलूं कम पड़ जाए, बिकॉज सीरियसली इट्स अ वेरी वेरी हार्डकोर पार्ट ऑफ जीएसटी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मार्केट में चर्चा है, बहुत ज्यादा। एंड हाउ टू क्लेम इट, आप कैसे इसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप जीएसटी को क्लेम कर सकते हो। फिर काफी सारा क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा सर, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, अप्रोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये सभी चीजें सर बात करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन एरिया में प्रोविजंस बहुत सारे हैं आईटीसी में, बहुत सारे प्रोविजंस है, मैं वो भी बात करूंगा, आईटीसी का जो जो प्रोविजंस है मैं उसका भी बात करूंगा आप लोगों से। बट वो सब बात करने से पहले एक बार मैं आपसे इसका जो इंट्रोडक्शन एरिया है उस पर एक बार मैं आप लोगों से चर्चा कर लूँ, ठीक है। तो चलो सर, ये रिसेंट कुछ अपडेट है, ये कुछ रिसेंट अपडेट है। A significant change that GST introduced was the mechanism of input credit under GST. ये 28 मई 2021 को रिसेंट कुछ चेंजेस आया है, ठीक है। CGST रूल 36 सबसेक्शन 4 to cumulatively apply for April, May and June 2021 while filing GST or 3B of June 2021। सर क्या ये एग्जाम में एप्लीकेबल है? नहीं नहीं सर, ये सब रिसेंट जो अपडेट है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये सब रिसेंट अपडेट है, एकदम रिसेंट आया है, 1 मई 2021 को आया है, 1 फरवरी 2021 को आया है। ये सब आपके लिए एप्लीकेबल अभी नहीं है, ठीक है। बजट 2021 में जो आया था ये एप्लीकेबल हो सकता है। सेक्शन 16 अमेंडेड टू अलाउ टैक्स पेयर्स claim of the input credit based on GST year 2A and GST year 2B. Henceforth, the input tax credit on the invoice or debit note may be availed only when the details of such invoice or debit note have been
furnished by the supplier in the statement of outward supply and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note. सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुको तो सर, वही तो बताने वाला हूँ सर, वही तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली तो यहाँ पर आईटीसी का कुछ अपडेटेड एरिया है, ये बस एक बार आप लोग बाद में भी बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने दे के रखा, बट हम लोगों को जो बेसिकली सीखना है, ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर की तरह सीखो तो बिगिनर की तरह सीखो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो उसके लिए भी बहुत वाइटल है, ठीक है, ठीक है। इफ यूर बिगिनर तो फिर हम लोग एकदम स्क्रैच से ही जानेंगे, तो नो इशू फॉर दैट। और अगर आप बिजनेस भी करते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन भी हो, बिजनेस भी करते हो, ठीक है, तो फिर पहले अगर आप बिजनेस किए होंगे तो फिर आपका वैट का आइडिया होगा, ठीक है, जो लोग बिजनेस के साथ कनेक्टेड है उनको जरूरी हो जाता है सर, ठीक है। इफ यूर ए बिजनेस यू हैव ऑलरेडी हैव वैट इनपुट क्रेडिट एंड यू विल शुड नो इफ इट डिफर्स फ्रॉम जीएसटी इनपुट क्रेडिट। जो लोग बिजनेस करता था 2017 जुलाई से पहले वो लोग वैट ही देता था, वैट इनपुट क्रेडिट यूज करता था, और जब जीएसटी आ गया तब वो लोग जीएसटी इनपुट क्रेडिट यूज करता है। लेकिन वैट इनपुट क्रेडिट में जीएसटी इनपुट क्रेडिट में इतना क्या अंतर आ गया? ऐसे देखो, इनपुट क्रेडिट में तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया, बट ऑब्वियसली मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस जरूर आया होगा। सर सब कुछ समझ रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन भी समझ रहे हैं, एज ए बिगिनर भी समझ रहे हैं, लेकिन सर इनपुट क्रेडिट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताओ तो सही। ओके सर, बड़ा सिंपल बात है, इतना झमेला क्यों करते हो? इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या है? इनपुट क्रेडिट मीन्स at the time of paying tax on output, at the time of paying tax on output। सर टैक्स ऑन आउटपुट मतलब, टैक्स ऑन आउटपुट मतलब कोई मुझे बताए? आउटपुट टैक्स का क्या मतलब होता है सर? सेल टैक्स या परचेस टैक्स? পারচেজের সময় যে ট্যাক্সটা দেয়া হচ্ছে। परचेस या सेल्स, ठीक से बोल। Input credit means the at the time of paying tax on output you can reduce the tax you have already paid on inputs। आउटपुट मतलब सेल है कि परचेस है? सेल। आउटपुट मतलब सेल टैक्स, आउटपुट मतलब सेल टैक्स सर, ठीक है। मतलब बेसिकली सेल करने के टाइम पे आप जो टैक्स पे करते हो, ठीक है, उससे आपको क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। दैट मींस बाय या परचेस करने के टाइम पे आपने जो टैक्स पेमेंट किया था ना, बाई करने के टाइम पे आपने जो टैक्स किया पेमेंट किया था, बेसिकली परचेस करने के टाइम पे, बाई नहीं बोलेंगे यहाँ पर परचेस बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। परचेस और सेल्स ये दोनों बात बहुत ज्यादा चर्चा होगा हमारे इस डीएसटी लेवल पे, ठीक है। एक हो जाता है परचेस, एक हो जाता है सेल्स। तो परचेस के टाइम पे आपने जो सेल टैक्स दिया था, ठीक है, सेल टैक्स ही बोलेंगे ना सर, सेल टैक्स ही तो है जीएसटी, वैट भी सेल टैक्स ही हुआ करता था, ठीक है। तो लेकिन सेल करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, कोई सामान का बिजनेस करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलते सिंपल कि इनपुट क्रेडिट मींस द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। से कुछ एग्जांपल करते हैं। यू आर ए मैन्युफैक्चरर, सपोज मानो कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करते हो? अरे कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लो, मोबाइल मैन्युफैक्चर कर लो, मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर लो। ऐसे सर आप लोगों को मैं बताया ये कोविड वैक्सीन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग केस में मैं बता रहा था क्या? कोविड कोविड मेडिसिन या कोविड ट्रीटमेंट में जीएसटी का जो केस हुआ है। हाँ सर, कोविड क्या बोलते हैं उसको, कोविड मेडिसिन के ऊपर जो जीएसटी के ऊपर कुछ काफी सारा बात चल रहा था ना। हाँ सर। गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली कोविड के ऊपर जीएसटी में, ये देखो रिसेंटली कुछ इम्पोर्टेंस ही आया है, जीएसटी काउंसिल का भी कुछ ये आया था, मीटिंग भी हुआ था। जीएसटी काउंसिल लीव्स टैक्स रेट ऑन कोविड वैक्सीन, मेडिकल सप्लाईज अनचेंज्ड, मिनिस्ट्रियल पैनल टू लुक इनटू इट। कोविड-19 रिलीफ ब्लैक फंगस ड्रग इंपोर्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी टिल August 31। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 दिन पहले बताया। जीएसटी काउंसिल मीट हाइलाइट्स कोविड-19 रिलीफ मटेरियल ब्लैक फंगस ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिंप्लीफाइड, ठीक है। काफी सारा खबर होता रहता है। मतलब बेसिकली ये स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ना जीएसटी में रिलीफ नहीं दिया था, अभी भी मेडिसिन पे अभी भी रिलीफ नहीं दिया है, मिनिमम जीएसटी अभी भी रखा है गवर्नमेंट। इसका मेन रीजन है कि गवर्नमेंट का कहना है कि अगर जीएसटी मिनिमम रेट नहीं लगाएंगे तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा सर, उस पर रेट बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन आईटीसी क्लेम करने का मौका मिलेगा, आईटीसी क्लेम करने का मौका मिलेगा तो फिर वो उस अमाउंट पे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने जीएसटी को एग्जेम्प्टेड नहीं किया था।
तो ये सब चर्चा रिसेंट लेवल में ना काफी ज्यादा मार्केट में हो रहा था। आई होप आप लोगों ने खबर सुना होगा सर। हाँ सर, रिसेंट लेवल में ये सब बातें हो रहा था ना आईटीसी को लेके, सुना है आप लोगों ने? जीएसटी आईटीसी को लेके मार्केट में काफी चर्चा हो रहा था। वेरी गुड सर, ये सब चर्चा के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना, बिकॉज ये सब चर्चा आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो वही आईटीसी का क्या खेल है वही मैं आपको आज समझाऊंगा, थोड़ा बहुत तो आज तो सीखेंगे। तो टैक्स पेबल ऑन आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट पे, फाइनल प्रोडक्ट पे आपका आउटपुट कितना है सर? इज 450। टैक्स पेड ऑन इनपुट बोल रहे हैं सर 300। इनपुट मतलब परचेस, इनपुट मतलब परचेस, और फाइनल प्रोडक्ट मतलब बेसिकली आउटपुट। तो टैक्स पेबल ऑन आउटपुट कितना बोल रहे हैं सर? 450। टैक्स पेड ऑन इनपुट मतलब परचेस के टाइम पे आपने कितना पे किया था? 300। यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ ₹300। तो ये जो परचेस के टाइम पे आपने जो पेमेंट किया था ना सर, देख पा रहे सर, परचेस के टाइम पे कितना पेमेंट किए थे? 300। और सेल के टाइम पे कितना कलेक्ट कर रहे हैं आप? 450। तो जब गवर्नमेंट आपको बोल रहे कि भाई 450 जमा करो, तो आप क्या बोल रहे हो गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट जब आपको बोल रहे कि भाई 450 जमा करो, तो आप गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हो सर? कि मैंने पहले 300 क्रेडिट बना के रखा, तो 450 मैं नहीं दूंगा, यही बोलोगे ना सर? हेलो, जब गवर्नमेंट आप आपका आउटपुट टैक्स कितना हुआ? आपका आउटपुट टैक्स मतलब सेल टैक्स, आउटपुट टैक्स दैट मीन्स सेल टैक्स। आपने सेल किया प्रोडक्ट, आपका 450 का टैक्स हुआ, आपने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट बोल रहे कि भाई पे करो मुझे, आपने कलेक्ट किया 450, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोला कि भाई 450 पे करो, गवर्नमेंट 450 मांग रहे हैं आपसे, फिर आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं 450 नहीं दूंगा, आई ऑलरेडी क्लेम्ड आईटीसी। क्यों? बिकॉज मैंने परचेस के टाइम पे 300 का टैक्स दे के रखा था। परचेस के टाइम पे मेरा आईटीसी 300 का था, तो वो 300 में क्लेम कर सकता, और अभी आप मेरे से सिर्फ 150 रुपया पेमेंट के लिए बुला सकते हो। तो 150 पेबल है जीएसटी का। क्या पेबल है सर? 150 पेबल है जीएसटी का। तो ये एकदम बेसिक लेवल में जीएसटी का खेल है, एकदम बेसिक लेवल में यही है जीएसटी का खेल, जिसमें ये 300 आईटीसी को दिमाग में रखना होगा, जो परचेस करने के टाइम पे बिजनेसमैन ने पे किया था, वो उसको क्रेडिट में मिल जाता है, वो उसको क्रेडिट में मिल जाता है, और उसी को लेके ही इतना चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलो सर थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं इसको। ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, देखो सर, यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, चलो देखो, ए बी सी, ठीक है, ये हमारा क्या है सर? इनपुट ऑफ एबीसी, इनपुट एबीसी, और ये है हमारा आउटपुट। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस में ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट आप सेल क्या करके लाए हो सर? बाई करके लाए हो, परचेस करके लाए हो। ए प्रोडक्ट के लिए आपने टैक्स कितना पे किया था? 100। बी के लिए कितना टैक्स पे करके लाया था परचेस के टाइम पे? 120। सब अलग अलग प्रोडक्ट है, टैक्स रेट सबका क्या यूनिफॉर्म होता है कि अलग अलग हो सकता है? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेट का प्रोडक्ट है कि अलग अलग मतलब सिमिलर काइंड ऑफ रेट है? डिफरेंट काइंड ऑफ रेट हो सकता है ना एक दुकानदार के पास, किसी में 5%, किसी में 5%, किसी में 18%, किसी में 12%, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, बोलो ना। हाँ सर। किसी प्रोडक्ट में 5% जीएसटी, ठीक है, मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है, सीजीएसटी आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के बोल रहा हूँ। किसी में 5%, किसी में 18%, किसी में 12%, किसी में 28%, देयर आर वेराइटीज ऑफ रेट चलता है मार्केट में, 1% का भी रेट चलता है। तो आपके पास अलग अलग रेट का प्रोडक्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं रेट में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बात आपको एकदम सिंपल है कि आप ए प्रोडक्ट परचेस किए 100 का जीएसटी, आपने बी प्रोडक्ट परचेस किया 120 का जीएसटी, आपने सी प्रोडक्ट परचेस किया 80 का जीएसटी। ओके, ठीक है। अब जब आप सेल कर रहे हो, सारे के सारे सेल पे आपने माना कि आपका यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है, आप सेल पे एक यूनिफॉर्म रेट कलेक्ट कर रहे हो, कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है सेल टैक्स क्या चल रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, या फिर मान सकता हूँ कि आप अलग अलग रेट में भी सेल कर रहे हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने टोटल कितना दिया? टैक्स ऑन आउटपुट आपका 450 है, और यहाँ पर कितना हो गया सर? 100, 120 और 80, 100, 300। हाँ सर 300,
100, 120, 80 मतलब 300, तो 450 लेस टैक्स पेड ऑन इनपुट। 450 आपने आउटपुट के टाइम पे किया, दैट मीन सेल करने के टाइम पे किया था, मतलब कलेक्ट किया, और परचेस करने के टाइम पे आपने 300 पे किया, दैट इज योर क्रेडिट। तो करेंटली यू आर लायबल टू पे 150 ओनली। दिस इज योर जीएसटी लायबिलिटी। बोलो सर, ये वाला एरिया समझ में आया सबको? ये एरिया सबको समझ में आ गया सर? ये जो हिसाब किताब है मौसमी, समझ में आया कि नहीं आया? बोल। हाँ सर। सिंपल है ना? एकदम सिंपल है। लेकिन सर यही सिंपल मैटर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनेगा बिकॉज हिसाब किताब रखने के लिए काफी इधर उधर का थोड़ा सा बात सीखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन डरने वाला कोई बात नहीं है। ओके, इनपुट क्रेडिट इन जीएसटी, इनपुट क्रेडिट इन जीएसटी या इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म, इनपुट क्रेडिट इन जीएसटी, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू आर कवर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। मतलब आप आईजीएसटी में, आईजीएसटी बोल रहा हूँ, आप इनपुट क्रेडिट तभी ले सकते हो ना जब आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो। हाँ सर, जीएसटी रजिस्टर्ड बनने से तभी ना आप जीएसटी में क्रेडिट ले सकते हो। हेलो, बात सही है कि नहीं है? बोलो। आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, हाँ। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या आप जीएसटी क्रेडिट ले सकते हो? गवर्नमेंट क्या आपको पहचानता है? ना सर। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा गवर्नमेंट के साथ, गुड्स एंड सर्विस, ये मैंने जीएसटी पोर्टल में आ गया, ठीक है? इसी के थ्रू से काम होता है सर, इसी के थ्रू से काम होता है, ठीक है? तो जीएसटी में अगर आप गवर्नमेंट के साइड में रजिस्टर्ड हो, जीएसटी साइड के थ्रू से रजिस्टर्ड हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो, एप्लीकेशन स्टेटस देख लो, ठीक है जी? न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, ये देखो सर पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? सारे के सारे जो डिटेल्स मांग रहे हैं भरते जाओ, एप्लीकेशन कुछ दिन बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा सर। यही प्रोसीडियर है, इसी तरह से सीखा जाता है। मैं बाद में कभी सिखाऊंगा आप लोगों को, मैं को सोचा कि एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में, जब मैं आप लोगों को वो रिटर्न फाइलिंग का भी एक एरिया है उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सर? जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का भी एक एरिया है, आई विल डिस्कस, मैं जरूर करूंगा आप लोगों से डिस्कस, बट वो इजी एरिया है, उसमें ज्यादा दिमाग का बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन की भी एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, ठीक है? तो किस तरह से आप रजिस्टर वगैरह कर सकते हो, तो ये बेसिक एरिया है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशंस वगैरह सीखना पड़ेगा। ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन इजी कॉन्सेप्ट, इज नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग मैटर। ओके, तो सपोज आप जीएसटी रजिस्टर्ड, मतलब यू आर कवर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, विच मीन्स इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, एजेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, या फिर कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स में कोई बिजनेस करता हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेटर, और एनी ऑफ द पर्संस मेंशन्ड हियर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है? अगर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था, यू आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट क्रेडिट फॉर टैक्स पेड बाय यू ऑन योर परचेस। आपने परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे किए थे वो टैक्स आपको क्रेडिट के तौर पे गवर्नमेंट या इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट आपको अलॉट करेगा। बोलो सर, यहां तक बात समझ में आया? अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो, परचेस के टाइम पे अगर आपने कोई जीएसटी पे करते हो, ठीक है, तो वो जीएसटी गवर्नमेंट आपको क्या करेगा? अलॉट करेगा क्लेम करने के लिए। बात समझ में कुछ आया? हेलो, बात कुछ समझ में आया सर? अभी तक का इजी है, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? प्रिया, रोशनी, बोलो ना सर, क्लियर हो रहा है ना? है दादा। चौथा बोझा अच्छे? हाँ सर। है सर। इजी है, इजी है, एकदम इजी है। टू क्लेम इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी आपको क्या करना होगा? अब बात आते हैं ना सर, सर क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है? तो सर जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, उसका जीएसटी कंप्लायंस को देखोगे, एज ए सीए सभी को लोग करते हैं सर, बड़ा फेमस काम है आजकल। ये जब से जीएसटी आया है ना सर, ये सीएस सीएमए का बोलबाला हो गया है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें हिसाब किताब और अच्छा हो गया है, आईटीसी क्लेम में और प्रोसीडियर अच्छा बन चुका है, और इसके लिए ना जो बिजनेसमैन है वो भी, मतलब गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि जीएसटी में वो बिजनेसमैन आ ही जाता है कैसे भी करके। जीएसटी उल्टा जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है उसको लॉस है, क्योंकि आप परचेस करने के टाइम पे, स्पेशली सपोज मानो कि आप बड़ा बाजार में किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हो, ठीक है?
आप एक बिजनेसमैन हो, बड़ा बाजार के किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हो और बड़ा बाजार का जो दुकानदार है वो जीएसटी कंप्लायंट है, मतलब उसका जीएसटी का सारे के सारे हिसाब किताब है, और आप उससे जीएसटी देके ही खरीदो, वो आपको बिना जीएसटी का सामान नहीं देगा। ठीक है, बड़ा बाजार में कोई बिजनेसमैन है, उनसे आप जो प्रोडक्ट लेके जाते हो वो जीएसटी लेके ही आपको प्रोडक्ट देगा। देख पा रहे सर, ये ट्रांसपोर्ट है बड़ा बाजार में, पोस्ता मालापाड़ा एरिया है सर, ट्रांसपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। वो एरिया में ट्रक वगैरह में लोड होके पूरा भारत का ईस्टर्न पार्ट से लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और अपने अपने लोकल एरिया में लेके जाके सेल करता है। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे हैं सर। ठीक है, बिहार तो है ही, बिहार झारखंड तो एकदम टॉप क्लास सबसे पहला ज्यादा आता है, उड़ीसा भी बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा और भी काफी स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो बड़ा बाजार में आते हैं, बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने। इतना बड़ा मार्केट है सर, बहुत बड़ा मार्केट है, मैं आपको क्या बताऊं, खत्म नहीं कर सकते। आज ही मैं सुबह किसी क्लास में बता रहा था कि 1 मंथ भी सारा घूम लो ना, दिन रात एक कर लो, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे बड़ा बाजार में आके मतलब फिर भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि अरे भाई कहाँ पर क्या मिलता है, मतलब इतना इतना बड़ा बाजार है, सीरियसली बड़ा बाजार तो बड़ा बाजार ही है। अब पॉइंट क्या है सर, कहना क्या चाहते हो सर? कहना तो ये चाहते हैं कि बड़ा बाजार का दुकानदार रजिस्टर्ड कंप्लायंट है, और आप इनसे भैड में सामान खरीदते हो, और घर पे जाके आप जब जिसको बेचते हो किसी दूसरे दुकानदार को, वो जीएसटी में नहीं बेचते आप उनको। ठीक है, तो मुश्किल में क्या हो जाएगा, आपको जो आईटीसी क्रेडिट है ना वो मुश्किल में हो जाएगा, और फिर जब आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए जीएसटी रजिस्टर्ड करके बिजनेस करना ज्यादा बेहतर वे है सर, बिजनेस करने के लिए ज्यादा बेहतर वे है, हिसाब भी कम होता है, मतलब बात बात में सेल टैक्स वाले गाड़ी वगैरह नहीं पकड़ता है। ठीक है, और गाड़ी पकड़ता मतलब गाड़ी डिटेंशन करेगा, डिटेंशन समझते हो, ये ट्रांसपोर्ट में गाड़ी जाता है ना सर, रास्ते में सेल टैक्स वाले गाड़ी को पकड़ लेते हैं, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले, सेल टैक्स वाले ज्यादा बोलते हैं, सेल टैक्स ऑफिसर गाड़ी पकड़ के चेक करता है, चालान देखता है, वे बिल देखता है, देखेगा कि जीएसटी कंप्लायंट गुड्स है कि नहीं है, नहीं है तो फिर वो पूरा गाड़ी को खाली करेगा, पूरा गाड़ी को खाली करेगा, चेक करेगा कि अगर हर गुड्स के बेसिस में उसको चालान नहीं मिलता तो फिर गाड़ी वहीं पर डिटेन करके रख लेगा। गाड़ी डिटेन करेगा तो ट्रांसपोर्टर का लॉस सर, गाड़ी डिटेन करेगा तो ट्रांसपोर्टर का लॉस, और जिसका सामान है इस गाड़ी में उसका भी लॉस। यस और नो? अब लोग बात कुछ समझ रहे सर? हाँ सर। लेकिन फिर भी सर मार्केट में आज भी प्रैक्टिस है कि बिना जीएसटी देके सामान खरीदने का। मैं बात कर रहा हूं, हम लोग भी बहुत केस में ऐसे होते हैं, किसी दुकानदार से सामान खरीदने जाते हैं, वो बोलते हैं कि जीएसटी लगाएंगे, ऐसे बोलते हैं। आप लोग भी बोलो सर, मैं अगर झूठ तो बोलूंगा नहीं, बट जो बात है वो तो बोलना पड़ेगा। सपोज मानो कि एक प्रोडक्ट है 500 का, ठीक है, आपको बोल रहे हैं इसमें 18% जीएसटी है, कितना हो जाता है सर 500 का 18%? 90। ठीक है, वो बोलता है कि अगर आप बिना जीएसटी का लोगे, ठीक है, तो मैं आपको 500 में दे दूंगा। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, यार ठीक है भाई बिना जीएसटी का ही ले लेते ना, 90 रुपए क्यों देते हैं? ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अब जीएसटी में बैम्बू किसका है? कंज्यूमर का है। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। जीएसटी में अगर सबसे ज्यादा बार्डन किसी को लेना पड़ता है वो कंज्यूमर का है। लेकिन दुकानदार, अगर आप बिजनेसमैन हो तब तो बेस्ट यही है कि आप जीएसटी कंप्लायंट होके ही काम करो, जीएसटी रजिस्टर्ड होके ही काम करो। क्यों? आप अगर 590 इधर कलेक्ट करते हो, फिर बाय करने के टाइम पे आपने मानो कि जो भी प्रोडक्ट था उसका भी आपने यहाँ पर 90 का जीएसटी हुआ, मतलब ये आपका क्या जीएसटी है? आउटपुट जीएसटी है। 90 आपका आउटपुट टैक्स है। सपोज मानो आपका सेम प्रोडक्ट पे 70 का आपका आईटीसी है, 70 का आपका आईटीसी है, तो फिर अभी गवर्नमेंट को आपको 90 नहीं देना पड़ेगा, 90 से 70 हटाओ तो कितना देना पड़ेगा? 20 देना पड़ेगा जीएसटी पेबल। तो ये सुविधा हो जाता है सर, अगर आप जीएसटी कंप्लायंट होके काम करोगे तो प्रोसेस बाय प्रोसेस ये सिस्टम बनेगा। लेकिन क्या ये इसका एक सिस्टम है, इसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीडियर है, पहचानने को भी एक कॉन्सेप्ट आता है। जो वैट में ना प्रॉब्लम करता था, वैट में प्रॉब्लम होता था, वो जीएसटी में सबसे बड़ा काम हो गया सर, कि किसका क्लेम कितना है, ये गवर्नमेंट का डेटा में पूरा का पूरा ना सेव रहता है। गवर्नमेंट के डेटा में सारे के सारे चीजें पूरा डेटा सेव है। कैसे पता चलता है? वो फॉर्म के थ्रू से जब सबमिट करता है ना, उसमें पता चल जाता है। सर समझाओ समझाओ, जल्दी समझाओ, समझ लेते हैं। ठीक है चलो सर। तो यू मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस, जीएसटी क्लेम करना है तो टैक्स इनवॉइस से ही क्लेम कर पाओगे। और परचेस करने के टाइम पे, या फिर उसको डेबिट नोट भी बोल सकते हैं,
ठीक है। डेबिट नोट मतलब वो जिन लोगों के बीच में रेगुलर बिजनेस होता है ना, वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ट्रांजैक्शन होता है। तो परचेज इनवॉइस मतलब डेबिट नोट भी बोल सकते हो कि वो बाद में वो नोट देके ना वो ट्रांजैक्शंस को शॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बाद में डेबिट नोट का हिसाब किताब बताऊंगा, ये तो बचपन में अकाउंट्स में भी पढ़ाया जाता है। You must have a tax invoice issued by the registered dealer. You must have a tax invoice issued by the registered dealer. आपके पास टैक्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस होना चाहिए रजिस्टर्ड डीलर का। अगर रजिस्टर्ड डीलर का नहीं है तो फिर क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी का। नोट एक क्या है, वेयर गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स। अगर गुड्स लॉट्स में मिलता है या इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है, लॉट बाय लॉट या इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? क्रेडिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस अपॉन रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जहां पर गुड्स लॉट में मिलता है या इंस्टॉलमेंट में मिलता है, आपका क्रेडिट का हिसाब होगा, बट जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होता ना तब तक क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट एट ए टाइम में मिल जा रहा है तो एट ए टाइम में क्लेम हो सकता है। प्रोडक्ट अगर इंस्टॉलमेंट में ना होके एट ए टाइम में प्रोडक्ट एक ही बार में प्रोडक्ट मिल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो उसका क्रेडिट भी जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रोडक्ट आपको नहीं मिल जाता तब तक आप उसका हिसाब का क्लेम नहीं कर सकते। आगे आगे समझाता हूं सर। यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए अगर आपको क्रेडिट आईटीसी क्लेम करना हो तो। आपको गुड्स रिसीव करना चाहिए या सर्विस रिसीव करना चाहिए। सपोज मानो कि आपने गुड्स या सर्विस रिसीव ही नहीं किया, तो फिर रिसीव करने से पहले मतलब रिसीवेबल है, नहीं चलेगा। जब तक रिसीव नहीं करोगे तब तक आईटीसी नहीं क्लेम हो सकता। यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। जो भी सर्विस है जो भी गुड्स है रिसीव तो करो, फिर जीएसटी क्लेम करना, आईटीसी क्लेम करना। वेयर द रिसिपेंट डज नॉट पे द वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्स देयर ऑन विद इन, अगर आप सर्विस टैक्स वगैरह जो भी है जीएसटी का, वेयर द रिसिपेंट डज नॉट पे द वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्स देयर ऑन विद इन 3 months ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू के 3 महीने के अंदर आप टैक्स पे नहीं करते हो, ठीक है, मतलब आपने कुछ सर्विस लिया और उसके बदले आपको पेमेंट करना था। सर्विस लिया, सर्विस का टैक्स देना था, गुड्स लिया, गुड्स का टैक्स देना था। विद इन 3 months अगर आप इशू ऑफ इनवॉइस के 3 महीने के बाद भी आप पे नहीं करते हो एंड ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड आईटीसी बेस्ड ऑन द इनवॉइस, इनवॉइस दिखा के आपने कर लिया, द सेड क्रेडिट विल बी एडेड। ये जो क्रेडिट आपने लिया ना ये आपके आउटपुट टैक्स के साथ ऐड कर दिया जाएगा, बिकॉज आपने प्रॉपर इनवॉइस पे किया ही नहीं, आपने टैक्स नहीं किया, आपने टैक्स नहीं पे किया। Where the recipient does not pay the value of service of tax thereon with 3 months of the issue of invoice, he has already availed input credit based on the invoice. The said credit will be added to his output tax. मतलब आपका जो सेल टैक्स लाइबिलिटी होगा ना उसके साथ विद इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा। बात कुछ समझ में आया सर? आपका जो सेल टैक्स लाइबिलिटी होगा उसके साथ आपका ये जो आप पहले से क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं ना इनवॉइस के थ्रू से, लेकिन आपने अभी तक सर्विस टैक्स पे ही नहीं किया। Recipient does not pay the value of service tax within 3 months of issue of invoice. He has already availed ITC based on the invoice. The said credit will be added to his output tax. जो क्रेडिट आपने ले लिया था वो आपके सेल टैक्स के साथ या आउटपुट टैक्स के साथ ऐड कर दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सर आगे बताओ, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे ना और थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। अभी तो प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, फिर आगे जाके जब सवाल करेंगे तो और थोड़ा क्लैरिटी में समझ जाएंगे सर। The tax charged on your purchase, the tax charged on your purchase has been deposited. The tax charged on your purchase has been deposited or paid to the government. That means आपने जो परचेस करके लाया सर, आपने जब परचेस करके लाया तो आपने जीएसटी पे किया होगा। सर अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो तो मैं यही मान के चलता हूं कि आप पे करके आओगे। बोलो सर। रोशनी, अगर तू हाँ सर। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो तू परचेस करने के टाइम पे जीएसटी पे करके ही प्रोडक्ट लाएगा ना। है दादा। अब रोशनी अगर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो रोशनी क्या करेगा, चलो देखते हैं। रोशनी ये तू है, मेरे ड्राइंग में अपने आप को देख के ज्यादा खुश हो जा, ठीक है। रोशनी, और ये है प्रियोतमा। प्रियोतमा गुस्सा तो नहीं करोगे? नो सर। ठीक है गुस्सा मत करना सर। बोल सर
लड़की लोगों को लेके ना मजाक नहीं, नहीं सर कोई मजाक नहीं कर रहा, ये तो बस मेरा कार्टून है। मैं बहुत फेमस कार्टूनिस्ट था, जानते हो ना, इतना फेमस कि मेरे को जॉब ही नहीं दिया कार्टून के चलते। ठीक है चलो, तो रोशनी एंड प्रियोतमा ये दोनों बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस वुमेन, ठीक है, बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर है। अब यहाँ पर बात क्या है, टैक्स चार्ज ऑन योर परचेस हैज बीन डिपॉजिटेड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर इन कैश और बाय क्लेमिंग आईटीसी and supplier has filed GST return. Supplier has filed GST return. Say for example, रोशनी यहां पर कौन है सर, रोशनी यहां पर परचेज किया, रोशनी अगर परचेजर है तो प्रियोतमा कौन है, अगर रोशनी हाँ सर सेलर मतलब सप्लायर है ना। अच्छा तो फिर मैं नॉर्मल केस में बात कर रहा हूँ, हाँ सर, एक्सेप्शनल केस में बात नहीं कर रहा है। रोशनी अगर परचेजर है तो रोशनी ने जब प्रियोतमा से परचेज किया, ठीक है, सपोज मानो कि बड़ा बाजार में प्रियोतमा का, चलो सर एक अच्छा दुकान देखते हैं, क्या दुकान करते हैं, अरे वो अभी बैग का दुकान दिख रहा था ना सर, अभी 2 मिनट पहले मुझे दिखा था, बहुत सारा बैग दिख रहा था मुझे। यस, मानो कि ये जो दुकान दिख रहा है ना, अरे क्या हो गया, ये दुकान प्रियोतमा का है, ठीक है, होलसेलर है। अब प्रियोतमा ने किसको सेल किया, रोशनी को सेल किया, ठीक है, रोशनी इनके पास जाके प्रोडक्ट लाया, एकदम सिंपल बात है, रोशनी प्रियोतमा का होलसेल बैग के दुकान में जाके बैग लाया और रोशनी अपने बालीगंज एरिया में सेल करता है, करेगा रोशनी है दादा। एकदम रोशनी रेडी है, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, चालू कर ले तो रोशनी बड़ा बाजार से जाके प्रियतमा का होलसेलिंग शॉप से आराम एकदम बैग वैग उठा के लेके आया, टैक्स भी देके आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, टैक्स देके आया मतलब जीएसटी पे करके आया है सर, जीएसटी पेमेंट करके ही आ रहा है। तो जब रोशनी इसको जीएसटी पे करेगा प्रोडक्ट के दाम के ऊपर, जीएसटी पेड। अब ये जीएसटी कलेक्शन कौन किया, प्रियतमा किया, कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट किया। अब कलेक्ट तो जीएसटी कर लिया प्रियतमा ने, अब इसको गवर्नमेंट के घर में जमा कौन करेगा, हाँ सर, गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट के घर में प्रियतमा ही सप्लायर ही सबमिट करेगा, है ना, डिपोजिटेड, गवर्नमेंट के घर में डिपॉजिटेड होना चाहिए। तो बात क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, ये जो आईटीसी क्लेम है, ये आईटीसी किसका है बोलो तो, ये जो जीएसटी पेड का आईटीसी क्लेम होगा, ये जीएसटी का आईटीसी क्लेम किस कौन कर सकता है, प्रियोतमा करेगा कि रोशनी करेगा, कौन करेगा, सर रोशनी करेगा। ये जीएसटी किसने पे किया, ये जीएसटी तो रोशनी ने पे किया, प्रियोतमा ने कलेक्ट किया और गवर्नमेंट के घर में जमा किया। तो एक्चुअल में ये जीएसटी का जो आईटीसी है, ये आईटी सपोज मानो कि वो जो हम लोग का 300 का बात कर रहे थे, वो 300 परचेस का जो 450 और 300 का खेल चल रहा था ना हम लोग का, कहाँ चला गया, ये जो 450 और 300 का खेल चल रहा था, तो ये 300 का अमाउंट रोशनी ने पे करके आया था, ठीक है, तो ये 300 गवर्नमेंट के घर में डिपॉजिटेड है। अब रोशनी क्या कर रहा है, 450 का अमाउंट का सेल कर रहा है, ठीक है, मतलब सेल करके 450 का सेल टैक्स हो रहा है। तो जब 450 का सेल टैक्स हो रहा है या आउटपुट टैक्स हो रहा है, तब वो बोल रहा है कि भाई मेरे को 300 का क्लेम मिलेगा, लेकिन वो तभी 300 क्लेम कर सकता है आईटीसी में, ये 300 का आईटीसी वो तभी क्लेम कर सकता है जब प्रियोतमा इसको जमा करे, जब प्रियोतमा इसको सबमिट करे। सिमिलरली प्रियोतमा भी जब किसी, प्रियोतमा कौन है, होलसेलर है, प्रियोतमा होलसेलर है, सिमिलरली प्रियोतमा के साथ भी होगा जब प्रियोतमा मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाएगा, है ना सर, प्रियोतमा किससे खरीद के लाएगा, वो तो होलसेलर है, होलसेलर किससे खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, रोशनी कौन है, रिटेलर है, रोशनी प्रियोतमा से खरीद के ला रहा है। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस चलता जाएगा, एक दूसरे के बिहाफ में काम करेगा, लेकिन जब तक प्रियोतमा डिपॉजिट नहीं करेगा, जब तक ये जीएसटी अकाउंट में शो नहीं करता है पोर्टल में, तब तक ये क्रेडिट हिसाब किताब होगा नहीं सर, तब तक ये क्रेडिट का हिसाब किताब होगा नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं सर, आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए सप्लायर को जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा। बोलो सर, बात समझ में कुछ आया, हाँ सर।
रोशनी বোঝা গেল? হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা। तथा प्रिया बोलो सर। मौसमी समझ में आ रहा है? बाबू बोल। है सर। हाँ सर। एकदम सर। चलो, पॉसिबली द मोस्ट पथ ब्रेकिंग रिफॉर्म। जीएसटी से पहले क्या था सर? वैट था। पर वैट में ना ऐसे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता था। The most path-breaking reform of GST is that input credit is only allowed. Please point to be noted. Very, very important area. Input tax credit is only allowed if your supplier has deposited the tax he collected from you. अगर सप्लायर ने ये टैक्स जमा नहीं किया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तब आपको क्या हो जाएगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो फिर आप फिर से जाके सप्लायर को बोलोगे कि भाई दादा जमा करो। अगर सप्लायर जमा नहीं करेगा या दीदी जमा करो, जैसे रोशनी प्रियोतमा को जाके बोलेगा कि दीदी जमा तो कीजिए, नहीं तो मेरे को आईटीसी नहीं मिल रहा है। प्रियोतमा बोलेंगे अरे रोशनी दी चिंता ना करो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये उनके बीच में बात चलेगा। सो एवरी इनपुट क्रेडिट यू आर क्लेमिंग, दैट मीन्स रोशनी क्लेम करेगा, शैल बी मैच्ड एंड वैलिडेट बिफोर यू कैन क्लेम इट। क्लेम करने से पहले आपको इसको मैच भी करना है और वैलिडेट भी करना है। चौथा समझ में आ रहा है पॉइंट? है सर। Therefore, to allow you to claim input credit on purchase, all your supplies must be GST compliant as well. अगर आपको इनपुट क्रेडिट लेना है परचेज में तो आपके सारे के सारे सप्लाई जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट जीएसटी कंप्लायंट नहीं है तो उस पर क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी ऐसे बहुत लोग क्या करता है ना, बहुत लोग क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट पे टैक्स लाते हैं। जैसे ये क्या करते हैं ना, बड़ा बाजार में ट्रक पे सामान लोड किया, ठीक है। ऐसे सर आपको कैसे पता चल जाता है? सर एक तो कुछ बात प्रैक्टिस का है और दूसरा मैं ना मेरे घर में ट्रांसपोर्टिंग का काम है, तो मैं बचपन से ना सुनता हूँ एक बात, पक्का चलान कच्चा चलान। हाँ, मेरे को बचपन में समझ नहीं आता था। मैं उतना ज्यादा घर के ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में या लॉजिस्टिक बिजनेस में दिमाग ज्यादा नहीं लगाया कभी भी। बट फिर भी एक बात मैं हमेशा मेरे घर पे सुनता था, पापा चाचा और जो भी पापा का फ्रेंड लोग जो बिजनेसमैन, मतलब जो बेसिकली बिजनेस को चलाते हैं बड़ा बाजार में ही, ऑलवेज दे टॉकिंग अबाउट वन थिंग, पक्का चलान का गाड़ी है, कच्चा चलान का गाड़ी है। और क्या पक्का चलान का गाड़ी है, कच्चा चलान का गाड़ी है? तो बचपन में समझ में नहीं आता था सर। आप लोग बता सकते हो पक्का चलान कच्चा चलान क्या है? ये लोकल मार्केट में ये लैंग्वेज चलता है, वहां जीएसटी कंप्लायंट वगैरह बात नहीं करेगा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लैंग्वेज है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लैंग्वेज चलता है, जीएसटी कंप्लायंट है, जीएसटी रजिस्टर्ड है। दिस इज ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड लैंग्वेज। लेकिन जब ये लेबर को लेके काम करना होगा, वो जीएसटी कंप्लायंट वाला वर्ड बोलोगे तो वो आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा। उनको पक्का चलान और कच्चा चलान समझ में आता है, मतलब क्या है बोलो सर। স্যার একটাতে ট্যাক্স পেইড আছে আর একটা কোনো ট্যাক্স নেই। वेरी गुड सर, ठीक है। एक में टैक्स पेड है और एक में टैक्स नहीं है, ठीक है। पोस्ता ट्रांसपोर्ट एरिया में क्या होता है सर? पोस्ता ट्रांसपोर्ट एरिया, पोस्ता एक्चुअली कोलकाता का बड़ा फेमस ट्रांसपोर्ट एरिया है सर। यहाँ पर सारे, मैं बोला ना आपको, सारे भारत से अलग अलग जगह से गाड़ी आता है, लोड होता है और उस गाड़ी में सामान लेके वो गाड़ी वाला चलता है सर। किधर जाता है ये देखो सर, आप देख पा रहे हो सर, ये देखो, ये गाड़ी में सामान लोड कर रहा है, ठीक है। ये जो गुड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसमें कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें जीएसटी नहीं दिया हुआ है। अब मतलब ये क्यों करता है? बिकॉज जब चालान पकड़ेगा ना तो ड्राइवर लोग क्या करता है कि वो कुछ जो जो चालान में जीएसटी दिया हुआ है या वैट सेल टैक्स दिया हुआ है उसको थोड़ा ऊपर में रखता है। तो कभी कभी सेल टैक्स वालों ने अगर, अरे सर सारा दिन में कितना सारा गाड़ी जाता है, कितना गाड़ी को रोकोगे आप बात समझ रहे हैं ना? सारा दिन में कितना सारा गाड़ी जाता है रास्ते में, कितने को रोकोगे? तो वो क्या देखता है ना, ऊपर ऊपर देख के छोड़ देता है। लेकिन कभी कभी उनको दिमाग खराब होता है, ऊपर ऊपर मतलब लेवल से अपर लेवल से अगर प्रेशर क्रिएट होता है तो वो क्या बोलेगा, भाई गाड़ी चेक करना है, तब वो सारा का सारा चेक करेगा। अगर उसमें देखेगा कि अगर एक दो गुड्स भी चालान में मतलब बेसिकली जीएसटी नहीं दिया हुआ है या वैट नहीं दिया हुआ है तो वो कच्चा चालान का माल है, तो बेसिकली वो इलीगल गुड्स है। अगर आप प्रॉपरली जीएसटी नहीं देके गुड्स ला रहे हो तो वो इलीगल काम है सर। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट पेनल्टी लगाता है, डैमेज क्लेम डेमेरेज देता है, लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से बड़ा बाजार मालापाड़ा एरिया में, नॉट ओनली अपने कोलकाता में, मुंबई में जाओ, दिल्ली में जाओ, हर जगह में, चांदनी चौक दिल्ली में फेमस होलसेल मार्केट एरिया है,
चांदनी चौक बाजार, ठीक है, जैसे हमारे कोलकाता में बड़ा बाजार है, ठीक है, मुंबई में है जवेरी बाजार वगैरह एरिया है, बड़ा फेमस एरिया है सर। तो आप समझ रहे हो ना, हम लोग जो बात यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल खेल कहाँ होता है? कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाए सर, जमीन में तो सामान लोड तो करना होगा, चाहे बिजनेस आईटीसी का हो, चाहे बिजनेस टाटा का हो या किसी का, पर जमीन में लेबर का काम से ही एक्चुअल काम बनता है। ये बात आप मतलब इनकार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स, ठीक है। कितना भी बड़े आसमान गगन मतलब छूने वाला कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आप काम करो, बट आपको हमेशा रियलिटी चेक के साथ कनेक्शन होना चाहिए। इस तरह से लेबर काम करेगा तभी जाके बड़े बड़े कंपनी का भी प्रोडक्ट सेल होगा। लेकिन क्या है ना, दुकानदार का ये जो बाइंग सेलिंग के चक्कर में जीएसटी देना है नहीं देना है, इसके चक्कर में काफी खेल खेला जाता है, ठीक है। कभी देना, लुका छुपी चलता है पुलिस के साथ, सेल टैक्स ऑफिसर के साथ, चलता रहता है सर। अब वही मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये जीएसटी आने के बाद काफी सारा ये सब मैटर ना कम हो गया है, पहले से बहुत कम, पहले से बहुत कम। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा सिंपल बात कर रहे हैं कि जब तक आपका पूरा का पूरा अमाउंट मैच नहीं करेगा, ठीक है, टू अलाउ यू टू क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन परचेज ऑल योर सप्लायर्स मस्ट बी जीएसटी कंप्लायंट एज वेल। सारा का सारा सप्लाई जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए, तभी आप सारे के सारे केसेस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और क्या आपको जानना चाहिए आईटीसी के बारे में? इट इज पॉसिबल टू हैव अनक्लेम्ड इनपुट क्रेडिट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ क्रेडिट अनक्लेम्ड रह गया हो, आपने क्लेम नहीं किया, ड्यू टू टैक्स ऑन परचेज बीइंग हायर देन द टैक्स ऑन सेल। ऐसा कभी कभी होता है, आपने जो रेट में, ऐसा मिसमैच बहुत रेयर केस है बट हो जाता है सर। गवर्नमेंट का भी कुछ अपना प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग का वैट ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट का वैट कम है, मतलब जीएसटी कम है। पैकेजिंग में वैट ज्यादा है बट प्रोडक्ट का जब वो पैकेजिंग हो जाते हैं तो उसमें वैट कम लगता है। तो ऐसा होता है कि ड्यू टू टैक्स ऑन परचेज बिंग हायर देन टैक्स ऑन सेल, आपने इनपुट क्रेडिट मतलब जो टैक्स रेट में आपने परचेज किया था वो ज्यादा है और जितने में आपने सेल किया वो कम है। ऐसे केसेस में आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे सर? हाँ सर बोलो, मतलब बात एकदम सिंपल है। अगर आपका टैक्स अमाउंट है 450, मतलब बेसिकली सॉरी टैक्स अमाउंट है 300 और आईटीसी है 450, आपको सेल टैक्स देना है, मतलब आउटपुट टैक्स देना है। सेल टैक्स लायबिलिटी हुआ आपका 300 का और आपके पास आईटीसी जमा हुआ है 450 का, तो कैसे क्लेम करोगे सर? तो फिर ये क्या होगा, रिफंड हो जाएगा ना। आईटीसी क्लेम करोगे कि रिफंड क्लेम करोगे? बोलो ना सर। ऐसे केसेस में रिफंड क्लेम करोगे कि आईटीसी क्लेम करोगे? आपके पास क्रेडिट है 450 अमाउंट का और आपका करेंट लाइबिलिटी हो रहा है 300 का, तो आप आईटीसी क्लेम करोगे कि रिफंड क्लेम करोगे? रिफंड। रिफंड क्लेम करोगे, एग्जैक्टली। It is possible to have an unclaimed input credit due to tax on purchase being higher than tax on sale. In such a case, you are allowed to carry forward or claim the refund. या तो carry forward कर लो कि ठीक है नेक्स्ट परचेज के साथ एडजस्ट करेंगे, या फिर रिफंड क्लेम कर लो, ये भी होता है। या तो कैरी फॉरवर्ड कर लो या फिर रिफंड क्लेम कर लो। इफ टैक्स ऑन इनपुट्स, इनपुट मतलब परचेज और सेल, इनपुट मतलब परचेज, है ना सर। इफ टैक्स ऑन इनपुट ग्रेटर देन टैक्स ऑन आउटपुट, मतलब परचेज का टैक्स आउटपुट सेल टैक्स से ज्यादा है, तो कैरी फॉरवर्ड कर लो और क्लेम कर लो रिफंड। इफ टैक्स ऑन आउटपुट ग्रेटर देन टैक्स ऑन इनपुट्स, तो बाकी बैलेंस अमाउंट पे कर लो। पे बैलेंस, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इनपुट टैक्स बैलेंस बाय द गवर्नमेंट। आईटीसी जो गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है ना सर, इस पे आपको आईटीसी गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। सपोज मानो गवर्नमेंट के पास आपका नॉर्मल केस चल रहा है, 450 का आपका सेल टैक्स हुआ है, आउटपुट टैक्स कितना हुआ है 450 का, 450 का आउट सेल टैक्स हुआ है, आईटीसी कितना है आपके पास परचेज टैक्स, आईटीसी मतलब परचेज टैक्स ना, परचेज टैक्स कितना है सर 300 का। ये तो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है ना आपका, तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलोगे, भाई इतना दिन मेरा पैसा जमा करके रखा तो इंटरेस्ट भी दे दो। नहीं सर, ये इंटरेस्ट सिस्टम नहीं है सर, कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको नहीं देगा। उल्टा 450 में 300 आईटीसी क्लेम कर लो, बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट के घर में जमा कर दो, मतलब 300 माइनस करके
150 गवर्नमेंट के घर में जमा कर दो। समझ में आया सर? यही तो होता है, ये नॉर्मल केस में होता है, ये तो नॉर्मल केस में होता है, तो वही बोल रहे हैं सर। इफ टैक्स ऑन आउटपुट ग्रेटर देन टैक्स ऑन इनपुट, पे बैलेंस, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इनपुट टैक्स बैलेंस बाय द गवर्नमेंट। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैनॉट बी टेकन, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैनॉट बी टेकन ऑन परचेज इनवॉइस which are more than 1 year old. Input tax credit cannot be taken on purchase invoice which are more than 1 year old. Period is calculated from the date of invoice, tax invoice. Time of supply of service याद आ रहा है सर? Time of supply of goods and service. Invoice date बहुत वाइटल हो रहा था ना, याद आ रहा है किसी को? प्रीवियस चैप्टर चल रहा था जो हम लोग का, किस पर्टिकुलर टाइम पे इनवॉइस इशू हो रहा है, ये बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। यस और नो? हेलो सर, बोलो ना, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनवॉइस इशू हो रहा था, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है, इसीलिए बोल रहे हैं सर। आईटीसी कैन नॉट बी टेकन ऑन परचेज इनवॉइस विच आर मोर देन 1 year old। अगर कोई 1 साल से पुराना परचेज इनवॉइस लेके आप आईटीसी क्लेम करने जाओगे तो नहीं मिलेगा। पीरियड कैसे पता चलेगा? टैक्स इनवॉइस डेट से पता चलेगा, है ना? इसलिए टैक्स इनवॉइस डेट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट। ठीक है सर, याद रखना, मोर देन 1 year का इनवॉइस हो तो आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता। Since GST is charged on both goods and services, GST चार्ज गुड्स मतलब गुड्स पे भी होता है, सर्विस पे भी होता है। आईटीसी इनपुट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट कहाँ नहीं मिलता? एग्जेम्प्टेड गुड्स पे। जो लोग एग्जेम्प्टेड का चैप्टर करके आए हो उनको पता है सर एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या क्या है, या फिर नेगेटिव लिस्ट बहुत पहले पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े अभी तक वो बाद में पढ़ेगा सर। देयर आर लॉट्स ऑफ गुड्स है, ठीक है, जिसपे एग्जेम्प्टेड है सर, जैसे सब्जी वगैरह में, मछली वगैरह में, ठीक है, मतलब जो कच्चा सब्जी होता है, कच्चा मतलब जो पैकेज्ड फूड्स में जीएसटी लगता है, पैकेज्ड सब्जी में भी जीएसटी लगता है, और अनपैकेज्ड रॉ में बिकता है मार्केट में उस पर नहीं लगता। इस तरह का बहुत सारे है सर, भरा पड़ा है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ऐसे दिया हुआ है मेरा। जो लोग अभी तक क्लास एग्जेम्प्टेड का नहीं किया या नेगेटिव लिस्ट का नहीं किया उसको मैं बाद में करेगा, except those which are on the exempted or negative list. Input credit is allowed on capital goods. सर कैपिटल गुड्स पे आईटीसी अवेलेबल होता है। सर कोई मुझे बता सकते हैं कैपिटल गुड्स क्या है? व्हाट इज कैपिटल गुड्स? बोलोगे सर? Person claim ITC. नहीं, कैपिटल गुड्स सर, व्हाट इज कैपिटल गुड्स? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, ये पूछा आप लोगों को, ये बचपन का अकाउंट्स का सवाल है। बोलो सर, कोई तो बोलो। मौसमी बोल। हाँ सर, टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, types of fixed assets, types of fixed assets, okay, types of fixed assets, हाँ, not sir land building, not like land building, it's like machineries, ठीक है, it's like machineries, मतलब जो गुड्स ही है, लेकिन जिस गुड्स को यूज करके आप दूसरा गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, जैसे मशीन यूज करके वी प्रोड्यूस अनदर गुड्स, ऐसा। जैसे एक सिंपल बात करते हैं सर, प्रिंटर देखा ना आप लोगों ने? प्रिंटर देखा आप लोगों ने? एप्सन प्रिंटर, चलो एप्सन प्रिंटर पे लेके चलते हैं। देयर आर वेराइटीज ऑफ प्रिंटर इन एप्सन, ठीक है सर। एप्सन अगर ये जैसे कि ये कॉमर्शियल टाइप का दिख रहा है, ये प्रिंटर जो है ये अगर किसी ने अपने बिजनेस पे लाया तो ये बिजनेस करने मतलब इसको बेचने के लिए नहीं लाया, दैट इज नॉट फॉर देयर स्टॉक, इसका धंधा नहीं करता है। मतलब जो सपोज मानो कि आपके बिजनेस पे एक एप्सन का प्रिंटर लाया आपने फॉर योर बिजनेस पर्पस, फॉर योर बिजनेस पर्पस, आप समझ रहे हैं सर? हेलो, आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं ना? सपोज मानो कि आप अपने बिजनेस पे ऐसे कोई बड़ा प्रिंटर लेके आए जो आप अपने बिजनेस पे यूज करते हो, जैसे देखो ये दुकान में लगा हुआ है,
ठीक है, डिजिटल लेवल प्रेस एप्सन का इतना बड़ा प्रिंटर है। अब ये प्रिंटर आप अपने बिजनेस में लेके आए, इस पे आप जीएसटी भी दिया, एकदम जीएसटी लगता है सर, हाईएस्ट लेवल का जीएसटी आ जाते हैं नॉर्मली ऐसे गुड्स पे। लेकिन ये जो जीएसटी आपने लेके आया, इस पे आपका आईटीसी होगा, मतलब ये जीएसटी का बोल रहे हैं कि ये कैपिटल गुड्स है आपके बिजनेस के लिए। मतलब बेसिकली इसको यूज करके आप दूसरा कुछ भी यूज करते हो अपने बिजनेस में, या फिर इसको यूज करके अपने बिजनेस में आप कोई प्रोड्यूस करते हो, लेकिन ये गुड्स पे भी आपने जीएसटी देके आया, तो बोलता है कि ये इस गुड्स पे ये कैपिटल गुड्स है। तो यही बोल रहे हैं सर, कैपिटल गुड्स पे अगर आपने जीएसटी दिया, से फॉर एग्जांपल 10 लाख 5 लाख का मशीन है, ठीक है, 5 लाख का मशीन है, इस पे आपका 28% का जीएसटी है, ठीक है। तो 5 लाख का 28%, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का जो जीएसटी आपने दिया, इसको भी आप एज एन आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन इस तरह का गुड्स के केस में क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एट ए टाइम पे सारा का सारा ले सकता है कि धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकता है, इसका प्रोसीडियर जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेट्स बड़ा अमाउंट का होता है और उसमें जीएसटी रेट हाई रहता है नॉर्मली, या लो भी रह सकता है, लेकिन जो भी हो अमाउंट अगर हाई हो तो कितना एक ही बार में ले सकता है कि राइट ऑफ धीरे धीरे करेगा, स्लो प्रोसीडियर से करेगा, राइट ऑफ करेगा धीरे धीरे, वो अलग है, लेकिन यू कैन क्लेम आईटीसी, बट यू कैन क्लेम आईटीसी। बात समझ में आया सर? समझ में आया सर? कैपिटल गुड्स बोलो। हाँ सर। यही होता है ना कैपिटल गुड्स, मौसमी, रोशनी, कैपिटल गुड्स का ही मतलब होता है ना। है दादा। लैंड बिल्डिंग इज नॉट गुड्स, मैं बोलना भूल गया उस टाइम पे तेरे को, लैंड बिल्डिंग गुड्स नहीं हो सकता ना तथा। না স্যার ল্যান্ড বিল্ডিং মানে ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যে পড়ে, কিন্তু ল্যান্ড বিল্ডিং মেশিনারি ইকুইপমেন্ট সব টুলস যে কোনো রকমের यस, लैंड बिल्डिंग गुड्स नहीं हो सकता। गुड्स मतलब जो एक प्रोडक्ट ही है, जैसे मानो कि अगर आप किसी दुकान में जाके ये इस तरह का कोई ये खरीद रहे हो, तो उन दुकानदारों के लिए गुड्स ही है, आपके लिए किसी तरह का एसेट दिख रहा हो, बट ये टाइप ऑफ गुड्स, इस गुड्स को यूज करके आप कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज बनाओगे, है ना। सपोज मानो कि मैं आप लोगों को एक बार बताया था किसी क्लास में, पिज्जा वेंडिंग मशीन देखे हो, गुड बिजनेस आइडिया सर, करना चाहते हो तो कर सकते हो ये आज के डेट में बहुत अच्छा बिजनेस है, 2-3 लाख के आसपास का दाम है, पिज्जा वेंडिंग मशीन देखा है आप लोगों ने कहीं पर? ऐसे होता है, ऐसा होता है, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया। जस्ट थोड़ा बहुत 2-3 लाख जमा करो और एक अच्छा एरिया देख के पिज्जा वेंडिंग मशीन लगा दो, मजा आ जाएगा सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा नियर फ्यूचर में, अगला 2-3 इयर्स में, इट्स अ गुड बिजनेस आइडिया। जहां पर भी आपका लोकेशन है, आप एक पिज्जा वेंडिंग मशीन लगा दो, कोई एक रास्ते के कॉर्नर एरिया में, जहां पर थोड़ा सा वर्क मतलब थोड़ा स्पेस हो, जहां लोगों को पता चल जाए, जस्ट पुट। लेकिन एक सिंपल बोल रहा हूँ सर, पिज्जा वेंडिंग मशीन अगर आप खरीद के लाते हो तो इस पे जीएसटी लगेगा, 3 लाख का मशीन है, उस पे जीएसटी अलग से लगेगा, बट इफ दिस इज इन योर बिजनेस, कैपिटल गुड्स है, बट इसका जीएसटी का जो आईटीसी है, यू कैन क्लेम इट, आप इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। किसके मुंह में पानी आ रहा है? हाँ सर, किसके मुंह में पानी आ रहा है कि अभी पिज्जा खाने का मन किसको कर गया? सर मुझे तो एकदम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है चलो सर आप मजाक बहुत करते हो। अच्छा ठीक है, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज। सर घर के पर्सनल यूज के लिए लाओगे तो क्या जीएसटी क्लेम कर सकते हो? हाँ सर, एप्सन का प्रिंटर होम पर्पस के लिए है, इको टैंक प्रिंटर्स, छोटा मोटा प्रिंटर्स है, नॉट फॉर योर बिजनेस पर्पस, फॉर योर होम यूज पर्पस, ओके, फॉर योर होम कंजम्पशन। कोई भी गुड्स अगर आप होम कंजम्पशन के लिए लाते हो, आप क्या जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं सर जीएसटी में? नहीं सर, चाहे बड़ा गुड्स हो छोटा गुड्स हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे गुड्स कितना भी बड़ा हो, ये तो गलत बात हो जाएगा। बिजनेस का खर्चे के साथ एडजस्ट हो सकता है, बट उसके लिए आपको उसको बिजनेस का एसेट के हिसाब से एसेट साइड में भी शो करना होगा, बट होम कंजम्पशन का गुड्स को बिजनेस पे दिखाना गलत बात है, लोग करते हैं सर वो अलग बात, लोग करते हैं वो अलग बात, बट अलाउड नहीं है। याद रखना सर, सभी जितना पॉइंट में बात किया सारे के सारे पॉइंट वाइटल है, एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए बड़ा फेमस सवाल है।
नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड आफ्टर जीएसटी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड फॉर सितंबर। एक बार जीएसटी का सितंबर क्वार्टर का फाइलिंग हो जाए फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच सच इनवॉइस पर्टेनिंग और फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब या तो फाइनेंशियल ईयर अर्लियर आ जाए या तो सितंबर अर्लियर आ जाए। मतलब मोटा मोटी बात है कि रिटर्न फाइलिंग कंप्लीशन के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते, सिंपल बात है। नो आईटीसी मैं बाद में जब आप लोगों को मैं रेट डे के बारे में बताऊंगा ना, वो रिटर्न फाइलिंग के बारे में, तब मैं आपको डेट का अलग अलग बताऊंगा कि कब कब किस तरह का डेट रहता है, कैसे बिजनेस मॉडल के लिए क्या डेट का कॉन्सेप्ट है, मैं तब बताऊंगा आप लोगों को। तब आप लोग एक बार जरूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसा बिजनेस के लिए क्या लास्ट डेट रहता है, क्या रिटर्न फाइलिंग का डेट रहता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखना, रिटर्न फाइलिंग हो जाने के बाद आप कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके सर, आप इतना बोले समझ में तो आ रहा होगा। ओके सर। सर टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ये तो बड़ा इजी है सर। जैसे कि आप लोग जानते हो ऑल टैक्सेस, ऑल एग्जिस्टिंग टैक्सेस, जैसे कि पहले क्या था, वैट हुआ करता था, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था। ये जो आज की डेट में आईजीएसटी चलता है ना, उसको पहले सीएसटी के नाम से बोला जाता था, आईजीएसटी नहीं था। ठीक है, वैट स्टेट के अंदर चलता था, सीएसटी इंटर लेवल इंटर स्टेट में चलता था। लाइक बंगाल टू ओडिशा, ओडिशा टू आंध्रा, आंध्रा से तेलंगाना, तेलंगाना से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से दिल्ली, कहीं पर भी चले जाओ सीएसटी लगता था। आज के डेट में आईजीएसटी लगता है। और वैट लगता था विद इन द स्टेट। वैट कहाँ लगता था सर, स्टेट के अंदर लगता था। सेम स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन होता था तब वैट लगता था। सर आजकल क्या हो गया सर, वैट खत्म, सीएसटी खत्म, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी यूज होता है सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्साइज ड्यूटी दे के फिर लाना पड़ता था, आज भी है बट वो जीएसटी में सबसम हो गया। सर्विस टैक्स भी देना पड़ता था, एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना पड़ता था, सब कुछ गो अवे सर, सब गो अवे हो गया और उसको जीएसटी रिप्लेस कर दिया। तीन तरह का जीएसटी है, यू ऑल नो। जीएसटी एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है, स्टेट का जीएसटी बोला जाता है, सेंट्रल का जीएसटी सीजीएसटी के नाम पे जाना जाता है, एंड आईजीएसटी जब इंटर स्टेट में होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम पे जाना जाता है सर। ये तो मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, ठीक है। और एक होता है यूनियन टेरिटरी का भी एक होता है, जब यूनियन टेरिटरी के अंदर होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ स्टेट जैसा है। तो इंटर स्टेट मूवमेंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इंटर स्टेट मूवमेंट आईजीएसटी, इंटर स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट में आईजीएसटी। ओके सर, समझ में आ गया। चलो सर थोड़ा प्रैक्टिकल देखें अभी कैसे आईटीसी काम करता है। हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट, ध्यान से देखना सर, बड़ा वाइटल पॉइंट है, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट, कैसे इनपुट क्रेडिट अवेल करोगे। जब आप जीएसटी आईजीएसटी पे करते हो सर, आईजीएसटी कब पे करता है सर रोशनी, व्हेन विल वी पे आईजीएसटी, हम लोग कब आईजीएसटी पे करते हैं, जब ट्रांजैक्शन, नहीं जब ट्रांजैक्शन दोनों स्टेट के अंदर हो ना, हाँ जब ट्रांजैक्शन जब ट्रांजैक्शन दो स्टेट के अंदर हो तब हम लोग आईजीएसटी पे करते हैं, सिंपल बात है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना सर, आईजीएसटी पे करने के टाइम पे आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का भी क्रेडिट यूज कर सकते हो। मतलब आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी का क्रेडिट भी यूज हो सकता है, सीजीएसटी एसजीएसटी का भी क्रेडिट यूज हो सकता है। बट व्हेन आप सीजीएसटी पे करोगे तो सीजीएसटी के लिए आप सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो, आईजीएसटी का भी क्रेडिट यूज कर सकते हो। जब आप एसजीएसटी पे करोगे तब आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो एंड आईजीएसटी का क्रेडिट भी यूज कर सकते हो। सर सभी तो समझ में है, तो फिर क्या बात क्या है सर, आपने एक चीज ख्याल नहीं किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, क्या आप लोगों ने ये चीज ख्याल किया। मतलब सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, आईजीएसटी सबके साथ एडजस्ट करेगा और दोनों अपने बीच में तो एडजस्ट करेगा ही। याद रखिएगा सर, बड़ा वाइटल पॉइंट है, इसके बेसिस में क्वेश्चन होगा। सीजीएसटी कैन बी एडजस्ट, सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेगा, आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेगा, स्टेट का जीएसटी स्टेट जीएसटी के साथ आईटीसी के साथ एडजस्ट करेगा, इंटीग्रेटेड के साथ भी एडजस्ट करेगा। बट
सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के साथ और आईजीएसटी का एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। बोलो सर, समझ में आया? बाकी कैलकुलेशन करने के टाइम पे फिर समझाऊंगा, बट इतना अभी समझ में आया कि नहीं, इतना पहले बोलो मुझे। हेलो सर, नहीं आया क्या? मुझे सीधा था। प्रियोतमा, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके। प्रिया समझ आ रहा है? प्रिया, प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हाँ सर। ठीक है सर। सपोज देयर इज ए सेलर, एक सेलर है, नाम क्या है? मिस्टर ए, एंड ही सेल्स हिज गुड्स टू मिस्टर बी। सेलर का नाम क्या है? ए है, और किसको सेल कर रहा है? बी को। हियर मिस्टर बी दैट इज बायर। मिस्टर बी कौन है? बायर है ना सर? सेलर कौन है? मिस्टर ए, तो फिर बायर कौन होगा? बी होगा। Here Mr. B, that is buyer, will be eligible to claim the credit on purchase based on the invoice. Obviously buyer का जो क्रेडिट है वो सेलर के पास से जो खरीदा तो क्रेडिट तो मिलेगा। चलो सर थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कैसे ये क्रेडिट प्रोसेस काम करता है। रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, कैसे ये क्रेडिट प्रोसेस काम कर सकता है। देखो कुछ क्या क्या स्टेप्स में होता है। मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी, है ना सर? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया, बहुत बढ़िया किया। अब फाइल जीएसटीआर 1 डिटेल्स ऑफ सप्लाई कौन देगा? सप्लायर जीएसटीआर 1 में सप्लायर जो है सर वो जीएसटीआर 1 फॉर्म भर के सारे डिटेल्स बोलेगा, डिटेल्स ऑफ सप्लाई बोलेगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ मिस्टर बी। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो सप्लायर ने यहाँ पर शो कर रहा है, ये जीएसटीआर 1 का जो भी डेटा है वो सारे के सारे जीएसटीआर 2A जो मिस्टर बी मतलब बायर का जो फॉर्म है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2। अब जीएसटीआर 2A से सारे के सारे डेटा सर जीएसटीआर 2 में जाएगा। आफ्टर बायर दैट इज मिस्टर बी एक्सेप्टेड, जब मिस्टर बी इसको एक्सेप्ट करेगा, मिस्टर बी क्या फाइल करेगा? जीएसटीआर 2 फाइल करेगा। मिस्टर बी कौन है? परचेजर है। परचेजर जो है सर वो जीएसटीआर 2 फाइल करता है, सप्लायर जो है सर वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है। ठीक है। और जीएसटीआर 2A में जीएसटीआर 2A में क्या होगा? जीएसटीआर 1 का सारे के सारे डिटेल्स रिफ्लेक्ट करेगा। डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A से डेटा कहां पहुंचेगा? जीएसटीआर 2 में पहुंचेगा, जैसे ही मिस्टर बी एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे ही जीएसटीआर 2 में डेटा चला गया, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज गेट्स क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। अब इसमें ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी बायर है। अब बायर का जो आईटीसी है ना वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे क्रेडिट रजिस्टर पे रिफ्लेक्ट करेगा। मिस्टर बी जो बायर या परचेजर है कैन स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और गेट रिफंड। अब जैसे ये जीएसटीआर 2A से 2 में चला जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में क्रेडिट होता है, उसके बाद से मिस्टर बी जो है मतलब बायर जो है वो अपना आईटीसी को क्लेम कर सकता है या फिर रिफंड के लिए भी चिल्ला सकता है। अब देखो सर जो मैं आपको बोला उसको देखो सर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। स्टेप 1, मिस्टर ए विल अपलोड द डिटेल्स ऑफ ऑल टैक्स इनवॉइस इशूड इन जीएसटीआर 1। सारा का सारा डिटेल्स जो उसका सेल का डिटेल्स है वो सारा का सारा डिटेल्स वो सप्लायर जीएसटीआर 1 में डालेगा और उसको अपलोड करेगा। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा? द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स टू मिस्टर बी विल ऑटो अपडेट होगा। मिस्टर बी को जो सेल हुआ है, मिस्टर ए ने किसको सेल किया? मिस्टर बी को सेल किया। मिस्टर ए ने सेल किसको किया? मिस्टर बी को किया। ये जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जीएसटीआर 2A पर। The same data will be pulled when Mr. B will file GSTR 2. जैसे ही Mr. B GSTR 2 फाइल करेगा, 2A का सारा डेटा 2 में शिफ्ट हो जाएगा, ऑटो अपडेट हो जाएगा। मतलब ऑटो अपडेट तो GSTR 2A होगा और GSTR 2 मिस्टर बी को खुद से फाइल करना है। मिस्टर बी को GSTR 2 खुद से फाइल करना है, ठीक है, अपना जो भी इनवर्ड सप्लाई है उसका। स्टेप 3 में क्या होगा? मिस्टर बी विल देन एक्सेप्ट द डिटेल्स। मिस्टर बी सारा का सारा डिटेल को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये मान लेगा कि यस जो भी जीएसटीआर 2 में मतलब 2A से 2 में दिखा रहा है, मिस्टर ए ने जो भी सप्लाई उसको किया है, दिस ऑल आर
एकदम रियल है। अगर उसको कोई डाउट है तो उसमें वो अलग बात कर सकता है, बट अगर जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा दैट परचेस हैज बीन मेड एंड रिपोर्टेड बाय द सेलर करेक्टली and subsequently the tax on purchase will be credited to the electronic credit ledger of Mr. B। ये क्रेडिट लेजर ऑफ मिस्टर बी में रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा और उसके बाद से मिस्टर बी को जब भी जरूरत होगा ही कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट द फ्यूचर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड गेट रिफंड। सब सारा का सारा खेल ना ये इसके थ्रू से होता है। ये देखो सर यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म आपको दिख रहा होगा। जीएसटीआर 1 दिखाई दे रहा है सर, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर, बाकी सब मैं आगे आगे बोलूंगा आप लोगों को कि किसमें कौन सा फॉर्म का जरूरत होता है। जीएसटीआर 1 2 तो आप आज आपने देखा, जीएसटीआर 1 देखे आपने, जीएसटीआर 2 देखा आपने, जीएसटीआर 2A का भी हिसाब आपने देखा। बाकी और भी जीएसटीआर का है रिटर्न फाइलिंग के जो रिटर्न, इसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा तब मैं आपको सारे के सारे फॉर्म का क्या हिसाब होता है मैं सब बताऊंगा आपको कि कौन सा फॉर्म क्या काम पे यूज होता है। 3B क्या काम पे लगता है, जीएसटीआर 2A क्या काम पे लगता है, 2A तो समझ गए आप, 7 क्या काम पे लगेगा, 5A क्या काम पे लगेगा, 5 क्या काम पे लगेगा, सारे के सारे। ठीक है, तो ये देखो सर यहाँ पर एक अपडेट भी आ रहा है, द जीएसटीआर 2B फॉर अप्रैल 2020 बी जनरेटेड। ये सब धीरे धीरे आप लोग कनेक्टेड हो जाओगे सर, धीरे धीरे आप लोग ये सब चीजों के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। समझ में आ रहा है सर? ये देखो सर रिफंड अप्लाई करने के लिए रिफंड अप्लाई कर सकते हो, ये लॉगिन प्रोसेस के थ्रू से पहले लॉगिन करना होता है, उसके बाद ही आप पूरा का पूरा देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कोई लॉगिन वगैरह तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको साइट के ऊपर से ही दिखा रहा हूँ कि देखो सर इसी साइट के थ्रू से सारा का सारा खेल होता है, इसी साइट के थ्रू से सारे के सारे खेल होता है। समझ में आ रहा है ना सर? एकदम सर। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला Yes, पूरा sir. खेल, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी का खेल, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 2A में किसी को कोई डाउट है? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A में किसी को कोई डाउट है सर? अगर है तो पूछ सकते हो। कच्चा है, कच्चा कच्चा है मैं बता दूंगा। इफ एनी डाउट। 1 रोशनी, प्रियोतमा, बोलो, मौसुमी, तथा एनी डाउट सर? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह। है ना सर? चलो सर बढ़िया है, ऐसा हर चीज आप लोग हाँ बोल दोगे मेरा कितना काम कम हो जाता है बोलो तो। ओके सर, एक चीज हमेशा याद रखना सर, सीजीएसटी सीजीएसटी आईटीसी अवेल्ड अगेंस्ट सीजीएसटी बट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे एसजीएसटी लायबिलिटी। एकदम चरम वाक्य है सर, याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल के साथ स्टेट का ऐसे ही नहीं बनता, स्पेशली वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं ना वो सबसे ज्यादा समझते हैं। कैसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान है और स्टेट गवर्नमेंट हिंदुस्तान है, या फिर उल्टा। मतलब वेस्ट बंगाल में रहने से मुझे कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है आजकल। okay, SGST ITC availed against SGST but cannot be used to pay CGST liability। मैं किसलिए बोला, ये सेंट्रल और स्टेट का बनता नहीं है इसलिए एडजस्ट भी नहीं करता है। SGST CGST के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, CGST SGST के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। CGST and SGST ITC cannot be used to pay each other। प्लीज याद रखिएगा सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। CGST IGST ITC cannot be used to pay each other। बस ये था आईटीसी का कुछ वाइटल फॉर्मूला, कुछ वाइटल पॉइंट्स। ठीक है, जिससे आपको आईटीसी का इतना तो समझ आ गया सर आईटीसी है क्या, क्या करते हैं। बहुत सारे वाइटल क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिला, जहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है। लेकिन सर फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग काफी सारा इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को आईटीसी में थोड़ा सा मतलब और स्ट्रांग होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि आईटीसी जीएसटी का मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, तो मैं जरूर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आईटीसी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा। तो फिर आप आईटीसी में ना एकदम जीएसटी एक्सपर्ट की तरह सोचना है, मास्टर, एकदम जीएसटी में मास्टर बनना है सर। तो जैसे ही हम नेक्स्ट दिन आप लोगों को जीएसटी का बाकी क्वेश्चंस वगैरह कुछ करा दूंगा, आप एकदम आईटीसी में ना मास्टर बन जाओगे, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। ठीक है सर, चलो सर, कोई डाउट नहीं है तो फिर आज इतना ही, मैं नोट शेयर कर देता हूँ सर। ओके, प्रियतमा थोड़ा सा वेट कर जाना, बाकी लोग जा सकते हो अगर जाना चाहते हो तो। राखी सर। राखी ओके सर, सर। टाटा सर, टाटा, बाय बाय, टाटा। टाटा।
प्रिया कुछ बोलोगे प्रिया?